Hello friends, welcome to this session. In this session, we will discuss the roles of an assistant commandant. Also, we will discuss the roles of the Central Armed Police Forces. Also, what do aspirants from different backgrounds have to face and what are hurdles they've got to overcome. And also, we will discuss the fact that UPSC being a very long marathon, how do you keep yourself motivated? How do you keep yourself going? For this session, I have with me Nilesh Masude, who is All India rank 64. We have Ashwini, who is All India rank 79. And we've got Ashutosh, who is All India rank 123. I am Mahesh, All India rank 197. And so let's start off. As an assistant commandant, I think the role is of a very unsung in nature. There is very little awareness in the public domain about the roles and responsibilities of an assistant commandant in a specific and the Central Armed Police Forces in general. Also, there is not much propaganda about the works these forces do. So to talk more about this, that is the role of an assistant commandant in the Central Armed Police Forces, I would like to ask Nilesh to speak more on this. Nilesh. जय हिंद दोस्तों। जैसे कि महेश भाई ने बताया कि रियली असिस्टेंट कमांडेंट का जो रोल है वो एक अनसंग स्टोरी है, बिकॉज इसके पीछे दो रीजन है। क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट का रोल हम जब भी देखते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हम जब भी नाम लेते हैं, तो हमारे सामने एक इमेज खड़ी रहती है कि ये एक कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में या खाकी वर्दी में एक जवान है और उसके हाथ में गन है और वो हार्ड अप्रोच हमेशा अपनाता है। तो यही एक पिक्चर हमारे सामने है। पर यह है कि असिस्टेंट कमांडेंट के हाथ में दो टाइप के गन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो एक ये जो गन होती है वो हार्ड अप्रोच यूज करती है, जो कि दुश्मनों को संभालने में, दुश्मनों को खत्म करने में ये असिस्टेंट कमांडेंट का रोल होता है। और दूसरी गन जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द हार्ड अप्रोच, सो असिस्टेंट कमांडेंट इज इन्वॉल्व in the activities like suppression of LWE Naxalism, then Northeast insurgency and JNK militancy. Also, assistant commandant is involved in riot control, UN peacekeeping forces. Then SPG security is also provided by an assistant commandant. Similarly, जो border areas है, तो वहाँ पे जो अपने काउंटर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट इंडिया के हो गए, वैसे ही नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन देशों में भी उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनसे डायलॉग वो एस्टेब्लिश करते हैं। और जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें भी ट्रेनिंग देने का काम असिस्टेंट कमांडेंट्स का होता है। ये हो गया एक पार्ट जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट का हार्ड रोल होता है। अब सॉफ्ट रोल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें बहुत उसके बारे में कम अवेयरनेस है। तो असिस्टेंट कमांडेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक civic action programs. So civic action programs are being implemented by an assistant commandant in border area districts and in Naxalist areas. Mostly assistant commandant जो होते हैं और उनकी जो पूरी टीम होती है वो civic action program के अंतर्गत हेल्थ केयर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, वेटरनरी सर्विसेज, और जो हम बोलते हैं कि जैसे कि अभी कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी, तो आईटीबीपी ने ऑल्सो जो अपना कोविड सेंटर था वो खोला था। तो ये हेल्थ केयर एक्टिविटीज में असिस्टेंट कमांडेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बॉर्डर एरियाज की जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा एलियनेटेड होती है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भी असिस्टेंट कमांडेंट करते हैं। सिमिलरली सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट बाय गिविंग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी असिस्टेंट कमांडेंट का रोल होता है। साथ में ही दोस्तों जो नक्सलाइज्ड एरिया है, जहाँ की 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, तो उसमें सामाजिक चेतना अभियान असिस्टेंट कमांडेंट या एक पूरा सीएपीएफ चला रही है। तो सामाजिक चेतना अभियान के अंतर्गत वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, चाइल्ड लेबर एबोलिशन, सिमिलरली डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द जो है उनके लिए, सिमिलरली टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी अमंग दी ऑल दी कम्युनिटीज। तो ये काम भी असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। सिमिलरली एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, उसमें स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यही है कि असिस्टेंट कमांडेंट सिर्फ ये नहीं कि वर्दी पहनेंगे और दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। जो सिविलियन पॉपुलेशन के डेवलपमेंटल के लिए, मेनली सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंट कमांडेंट का रोल और एक पूरे सीएपीएफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसलिए मैं कहूंगा कि ये अनसंग स्टोरी जो है, और यही अवेयरनेस करने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मेरी तरफ से यही कहूंगा कि असिस्टेंट कमांडेंट का रोल बहुत मल्टी डायमेंशनल है, और काफी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, काफी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में असिस्टेंट कमांडेंट ये काम करते हैं। थैंक यू। असिस्टेंट कमांडेंट्स और सीएपीएफ का तो रोल हर जगह, जब भी नेशनल डिजास्टर्स होते हैं तभी एनडीआरएफ के तौर पे भी काफी बार दिखा जा चुका है। लेकिन ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और बाकी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स को बताते हैं कि हम एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सिलेक्ट हुए, तभी उनका पहला सवाल होता है दैट व्हाट इज द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जैक्टली। तो ये बारे में बात करने के लिए मैं आशुतोष जी को बुलाना चाहूंगा, और ताकि वो इस मुद्दे पर ज्यादा लाइट शेड कर सके। व्हाट एग्जैक्टली इज एन आदि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस? आशुतोष। थैंक यू महेश भाई इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि महेश भाई ने बताया कि मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द सीएपीएफ, व्हाट दे आर डूइंग, उनका काम क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि देश में सिक्योरिटी की व्यवस्था मेनली 3 तरीके से हो रही है। एक डिफेंस है जिसमें आर्म फोर्सेज आती हैं, लाइक नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, जो वॉर टाइम में फ्रंट पे जाकर के लड़ती है। दूसरी आती है स्टेट पुलिस आती है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आती है जो कि स्पेशलाइज्ड रोल के लिए इनको बनाया गया है। जैसे कुछ सीएपीएफ है, उनको बॉर्डर एरिया प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, जैसे एसएसबी नेपाल बॉर्डर, नेपाल और भूटान बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इसके अलावा सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी की मेनली इंचार्ज है। ये सब जो फोर्सेज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, और इनका काम अलग अलग डोमेन में अलग तरीके से है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आईटीबीपी से स्टार्ट करते हैं हम। आईटीबीपी पीस टाइम में इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे खड़ी होती है हमेशा, और जैसा कि नीलेश भाई ने बताया कि वहाँ की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और लास्ट माइल और लास्ट पर्सन कनेक्टिविटी का काम करती हैं ये लोग। ये लोकेशंस ऐसे इतने रोमेट होते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो मेनली फोर्सेज ही उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। वो बॉर्डर का तो प्रोटेक्शन करते ही करते हैं, साथ साथ बॉर्डर पॉपुलेशन का भी वेलफेयर का काम ये लोग देखते हैं। इसके अलावा हिमालय में कोई भी डिजास्टर होती है, दे आर द फर्स्ट वन हु रेस्पॉन्ड टू द हिमालयन डिजास्टर। तो वो इसके लिए हाईली कैपेबल और हाईली ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा हम एसएसबी देखते हैं, तो हम अक्सर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर और इंडिया भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। वहाँ के क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, जो भी स्मगलिंग होती है सामानों की, हथियारों की, या फिर काउंटरफिट करेंसी या जाली नोटों की, इन सब से देश की एकता और संप्रभुता की ये फोर्स रक्षा करती है। इसके अलावा ये लोग नेपाल बॉर्डर पे अपने पॉपुलेशन के वेलफेयर करने के साथ साथ इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और लोकल को कैपेबल बनाते हैं कि एट द एनी टाइम ऑफ क्राइसिस दे विल बी विद द फोर्सेस। उसके साथ साथ हम जब बीएसएफ को देखते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ये फोर्सेस दिन रात, चाहे वो कश्मीर का पहाड़ हो, चाहे राजस्थान का मरुस्थल हो, या गुजरात का दलदली हो, या फिर सुंदरवन का दलदली इलाका हो, इन सारे लोकेशंस में ये दिन रात ड्यूटी देते हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, और आतंकवादी या फिर जो गलत इरादे से लोग देश में घुसना चाहते हैं उनको बॉर्डर के किनारे ही रोका जा सके। और इन सब का काम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट भी होता है। जब हम देश के अंदरूनी हिस्से को देखते हैं, तो आज़ादी के बाद देश का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके से प्रभावित रहा है। 1990 के दशक से कश्मीर रहा हो, कश्मीर की मिलिटेंसी रहा हो, 1960-70 के दशक से नक्सलवाड़ी का मूवमेंट रहा है, और 1950 के दशक से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रही हो, नागा इंसर्जेंसी, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में इंसर्जेंसी हुई। इन सब चीज़ों से फाइट करने का प्राइमरी काम सीआरपीएफ करती है। इन सब लोकेशन में स्थितियां इतनी विकट होती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां तक ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो ये एग्रीगेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करते हैं वहां पे।
अभी झारखंड हो गए या फिर छत्तीसगढ़ हो गए, इन सब कई सारे लोकेशंस में रोड सीआरपीएफ ने बनाया है। पीडब्ल्यूडी की जगह पे सीआरपीएफ को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कि आप इन सब रोडों को बनाइए। स्कूल्स बनाया, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस को वहां तक पहुंचाए। इसके साथ साथ सिविल एक्शन प्रोग्राम के थ्रू ये लोग वहाँ के स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, ताकि वो इंसर्जेंसी की ओर या आर्म्ड रेबेलियन की ओर न मूव कर सकें और देश की मेन स्ट्रीम में आकर के देश की सेवा कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ जब जरूरत पड़ने पे जो लोग हथियार उठाते हैं, इनके साथ स्ट्रॉन्ग हैंडेडली वो डील भी करते हैं हम। इसके अलावा जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है, आज़ादी के बाद आर्थिक विकास हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद और तेजी से विकास हुआ, तो इकोनॉमी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब 1999 और 98 में कंधार हाईजैकिंग हुई, तो ये महसूस किया गया कि हमारे क्रिटिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स और एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, ये सब हाईली प्रोन है अटैक के। तो इन सब की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये देश के इकोनॉमिक सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ ये अश्योर देते हैं, इन्वेस्टर्स को अश्योर करते हैं कि वो देश में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर आर कंप्लीटली सिक्योर्ड। तो ये अलग अलग सीएपीएफ देश के विकास में बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और जो कि हाईली अननोटिस चला जाता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा महेश भाई कि इनका रोल बहुत निर्णायक है, अलग अलग डोमेन में, अलग टाइम एंड स्पेस में। दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। थैंक यू आशुतोष भाई, आपने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि एग्जैक्टली सीएपीएफ होते क्या है। अभी बात हुआ ही अपनी असिस्टेंट कमांडेंट के रोल की एंड व्हाट एग्जैक्टली सीएपीएफ की। अभी आई विल लाइक टू मूव टू द फैक्ट दैट अभी सिलेक्शन पे मैं मूव करना चाहूंगा। ठीक है, अभी सिलेक्शन के टाइम पे हमने काफी बार ऑब्जर्व किया है दैट काफी एस्पिरेंट्स रूरल एरिया से आते हैं, अर्बन एरिया से आते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं, कोई साउथ इंडिया से होता है जब भी जहाँ हिंदी उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता या सेकंड लैंग्वेज भी नहीं होता। सो ऐसे तौर पे मैं अश्विनी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये डिवाइड को ओवरकम करने के लिए एक एस्पिरेंट को क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है या फिर क्या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अश्विनी जी। Good evening, everyone. Thank you, Mahesh, for having me on this platform. You are doing a very great job by inspiring the fellow aspirants towards CAPF. So, the question which you asked me is a very diverse question. It covers many aspects. Firstly, let us start with the linguistic barrier. See, India is a very diverse country. So, there are many languages, but the scheme of examination of CAPF is such that anyone who is knowing any language can excel in this examination. The paper 1 comes in both English as well as Hindi. So there is no linguistic barrier in that case. Paper 2, it has some mandatory questions which are related to English only. And those questions are not very much difficult in nature, and those can be done easily with some hard work. But problem कहाँ आ जाती है? Problem comes for the Hindi medium students. When we look into the market, we look for resources for preparing for this exam. The amount of resources which are available for CAPF, especially in Hindi language, is very much less. So we need more resources for Hindi medium students, especially for CAPF paper 2. जैसे कि बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो इंग्लिश में पब्लिश होती हैं, जो पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 में एसे के लिए काम आती है, आर्गुमेंट्स के लिए, और जितने भी करंट टॉपिक्स हैं, तो जब मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, so I think there is a need, and I would like to request the coaching institutions and publications also that please start publishing your material in multiple languages. Secondly, coming to the fact that the aspirants
come from a very diverse background. I myself am a commerce student, so I found it very difficult initially to start preparing for this exam. Some are from science background, some are from arts. So, okay, can you cut this? A very diverse background. Okay, so aspirants are from a very diverse background. I myself is from commerce background. Some are from science background. Some are from arts background. So the paper one has been designed in such a way that you have to be a journalist. That people, the aspirants, have to study all these things, be it science, be it economics, be it uh, polity, history, geography. So he has to be a journalist. And it is a very good thing about this paper that it makes us study about all these things. And I, from my experience, can tell that after studying all these varieties of topics, I found myself in a much better situation to understand what is happening all around me. और अगर बात की जाए कि बैकग्राउंड में some are from very rich background, some are from defense background, some are from civilian backgrounds. So this paper does not distinguish between civilians and defense background aspects. Like, okay, और अगर बात की जाए कि there is a difference for the preparation, there is a difference for the preparation for the rural experience as well as the urban experience. Urban experience के पास बहुत सारे resources हैं. I am presently living in Delhi and that too in Mukherjee Nagar. I have ample of resources, but क्या वो सभी resources rural area में भी available हैं? तो इसका आंसर है नहीं. See, my parents are from a very backward district of India, that is Palamu. So in that district, the level of education, the level of development is very low. And I have personally visited that district very many times, and I also feel that the availability of resources, the connectivity of the students, the cost of education is very much high there. वहाँ पे resources बहुत कम available हैं. We find a very large variety of books here which are not there. वहाँ पे there is no exposure to the students. They need some outsider to come to them and guide them. और इसी वजह से there is a large scale migration of students from rural area to urban area to cities like Delhi. So what we can do from your platform also, that we can provide these students, these aspirants, some guidance, like what you have to study, how you have to study. And sometime before, my friend Ashutosh was also telling कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं. बहुत सारे ऐसे काम है जो एक असिस्टेंट कमांडेंट करता है, बहुत सारे ऐसे काम है जो CAPFs करते हैं, which are not known by other people. So with your platform, we can tell all these things. और we are now living in a very digitalized world. अगर कोई बुक वहाँ पे गांव में अवेलेबल नहीं है, रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो we can order those things online and we can also download their PDFs. So the only thing where the rural people are lacking is the guidance. With proper guidance, they can also excel everywhere. और ऐसा नहीं है कि the urban people have everything. Like the lifestyle of urban areas is such that they face a lot of problems, physical activities. I myself faced a lot of problems in my physical. Like running 800 meter is not a very big thing. But since I have not done these activities, so it was a big mountain to climb for me. So
each area has its own problems, but yeah, coming to the academics part, the availability of resources and in that particular language only, that is very less in the terms of rural areas. बट जिस तरीके से आजकल इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज की कमी अब आजकल कहीं पे भी नहीं है बस. और द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज अ प्रॉपर गाइडेंस. Okay, over to you, Mahesh. You explained it very well. Nilesh and Ashutosh, since you guys are also not from a semi-urban to semi-rural area, is there anything you would like to add in this, Nilesh? यस महेश भाई, जैसे कि अश्विनी भाई ने बताया, काफी डिटेल में बताया और काफी इम्पोर्टेंट जो बातें बताई उन्होंने, अप्रिशिएट करता हूँ मैं. और बस उनके ही बातों को थोड़ा एड ऑन करूंगा. एक तो ये हमारा मिथ है कि मिथ यही है कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन एरिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वही CAPF क्वालिफाई करते, वही ऑफिसर्स बनते, या जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जो CBSE बोर्ड से पास होते हैं वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, या फिर जो UPSC सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ, हालांकि जैसे अश्विनी भाई ने बताया कि देयर आर सम चैलेंजेस लाइक स्टेट बोर्ड्स आर देयर, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी इज देयर, लैक ऑफ रिसोर्सेज. तो ऐसा कुछ नहीं है. जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस एक जगह पे है, पर जैसे कि उन्होंने कहा कि डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड हो रहा है, और जैसे कि हमारा ये असिस्टेंट कमांडर जो प्लेटफॉर्म है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है. तो ये हम जो ऑफिसर्स है ये मल्टी डाइवर्सिटी है अपनी इंडिया की, वहां से बिलोंग करते हैं. रूरल बैकग्राउंड से भी है, हिंदी बैकग्राउंड से भी है, इंग्लिश बैकग्राउंड से भी है, अर्बन बैकग्राउंड से भी है, सिविल्स नॉन सिविल्स एस्पिरेंट्स भी है. तो हमने जो यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो यूट्यूब के थ्रू हो या टेलीग्राम के थ्रू हो या इंस्टाग्राम के थ्रू या ट्विटर के थ्रू हो, तो हम अपना गाइडेंस प्रोग्राम जो शुरू किया है वो काफी महत्वपूर्ण है. तो इसलिए हमारी एक्चुअली लिमिटेशन है वो दिमाग में है कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ या मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता. तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो भी आपके मन में जो मिथ है वो मिथ बिल्कुल मैं बोलूंगा कि वो रॉन्ग है. बस थोड़े से जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को तो हमें पार करना ही होगा. एक्चुअली ये जो एग्जाम है सबके लिए सेम ही है. बस यही है कि जो हमारा जो दम है, हमारी जो हिम्मत है और हमारी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है. वो इट डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है. तो बस आपका जो आत्मविश्वास है वही आपको इस एग्जाम में ऑफिसर बना सकता है. एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा महेश भाई कि स्टूडेंट शहर का हो या गांव का हो, मेहनत सबको करनी पड़ेगी, पढ़ना सबको पड़ेगा. किताब में चीजें लिखी हुई हैं और बस उनको नेचर ऑफ एग्जामिनेशन समझने की जरूरत है कि किसी भी एग्जाम का नेचर क्या डिमांड कर रहा है. हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं. जैसे कि हम ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने क्या एक्स्ट्रा किया. हम लोगों ने जो चीजें बताई गई कि इन चीजों को पढ़ना है, हमने उनको पढ़ा. हम लोगों को बताया गया कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हमने उसकी प्रैक्टिस की, हमने उसकी कोशिश किया था. तो जब हम लोग भी कर सकते हैं, इनिशियली मैं जब खुद कॉलेज में था तो मुझे लगता था कि यार कैसे लोग आंसर्स लिखते होंगे, कैसे IAS कैसे बनते होंगे, वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे इतना सोच लेते हैं. लेकिन मेरा यकीन मानिए जब आप पढ़ाई में आएंगे और जब आप चीज़ों को पढ़ने लगेंगे, आप जो भी NCERT बुक हो गई, स्टैंडर्ड्स NCERT बुक्स हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, तो एवरी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी. जी चीज़ों को देखना है और उसको समझना है. तो मुझे लगता है कि अब अगर आप गांव से भी हैं तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है. बस आप एग्जाम के नेचर को समझिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए. कुछ समय तक अपने आप आपको समझ में चीजें आने लगेंगी कि कैसे हो रही हैं. इसके अलावा हर टाइम पे हम लोग गाइड करने के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं. थैंक यू महेश. थैंक यू ऑल फॉर योर इनपुट्स. काफी अच्छे से बताया दैट कैसे डिफरेंसेस है, ऑब्स्टिकल्स है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी है, रूरल अर्बन डिवाइड भी है, लेकिन अगर ओवरकम करना चाहो तो आराम से थोड़ा सा एफर्ट डाल के थोड़ा रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो इजीली ओवरकम हो सकते हैं ये बैरियर्स. अभी बात हुई इसकी, लेकिन आई विल कम टू सम अदर एस्पेक्ट कि UPSC जो है ये 100 मीटर रेस नहीं है जैसे आपने बताया. इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग रेस, लॉन्ग मैराथन. तो फिर इसमें काफ़ी बार ये होता है, मैंने भी देखा है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि कई बार ऐसे होता है मोटिवेशन डाउन हो जाता है, इंस्पिरेशन नहीं मिलता है कि यार इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा है,
क्या करे, मतलब कितना पढ़े, तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा है इन दिस केस? नीलेश जी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जैसे कि ये देखते हैं कि हम यूपीएससी एक साल में एक बार ही क्वेश्चन पेपर लेती है, कंडक्ट एग्जाम एक ही बार करती है। और जैसे कि कोविड की वजह से काफी एग्जाम प्रोसेस इलोंगेटेड भी हो रही है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है कि हम अपना जो मोरल है, अपना जो मोटिवेशन है, वो हम कैसे बनाए रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस यही बताऊंगा। जो हमने जब एग्जाम को प्रिपरेशन को हमने जब स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन पूछा था कि हमें एग्जाम देनी क्यों है। तो इसके पीछे जो हमने जो क्वेश्चनिंग थी अपनी कि व्हाई शुड आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट और एनी ऑफिसर। तो जो यूपीएससी की एग्जाम होती है वो हमने क्यों करना चाहिए, ये हमारा जो मोटिव है वो अगर हमें हमारे दिमाग में अगर फिट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपके सामने कोई भी चैलेंजेस है, तो चाहे वो रेस कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर अपना मोरल हाई है तो बिल्कुल हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यही सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए। जिस चीज के बारे में आपको जानना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो असिस्टेंट कमांडेंट के रोल्स हो गए, तो या रिलेटेड कोई मैं खुद का बता रहा हूँ, कोई कोई इंस्पिरेशनल मूवीज हो जाती है, जैसे कि बॉर्डर हो गई, तो ये ऐसे मूवीज को देख सकते हैं हम। या कोई ऑनलाइन परेड्स वगैरह जो चलती है, पासिंग आउट परेड्स होती रहती है, तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। या फोर्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि ऑल सीएपीएफ जो काम करती है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। पर मैं एक कहूंगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन। एक हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जो अपने माता पिता हमारे लिए जो कष्ट करते हैं, तो अगर ये हमारे सामने उनका जो विजन है, उनके जो सपने हैं, ये अगर हमारे सपने अगर बन जाएंगे, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि वही अपना एक सेल्फ मोटिवेशन होगा। और रेस चाहे कितने भी लंबी क्यों ना हो, वो अपने माता और पिता के सपने पूरे करने के लिए वो अपना मोटिवेशन हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा और इस एग्जाम को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। वेरी इंस्पायरिंग नीलेश जी। अश्विनी, आपके पास आना चाहूंगा कि आप बताइए आपको मोटिवेटेड किस चीज ने रखा? Okay. See, Mahesh, I was a defense aspirant and I had been trying for defense forces since 2017 only, and I appeared for SSB 14 times also. So I think I was a hardcore defense aspirant, and that has kept me going also. So in the meanwhile, when I used to study, I used to think कि अरे यार इतना सारा पढ़ना है, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम पे आई यूज टू लिसन टू सम सॉन्ग्स, और एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की, दैट वाज सम मोटिवेशनल वीडियोस फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग, एंड इट इज सच अ ब्रिलियंट मूवी. एवरी टाइम I used to watch a particular scenes, I used to get motivated, and it is one of my favorite movies. I used to watch Lakshya movie as well, and these things always kept me motivated कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे देश की रक्षा करने के लिए ज्वाइन करना है. इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे करियर सिविलियन नहीं बनाना है, मुझे एक डिफेंस में करियर चाहिए. और जब तक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कैन यू डू इट अश्विनी, जब तक मुझे उसका आंसर यस में मिलता रहा, आई केप्ट ऑन मोटिवेटिंग माई सेल्फ एंड आई केप्ट ऑन डूइंग. लाइक आई कैन टेल यू सम शॉर्ट इंसिडेंट. लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल, तो दिल्ली में पोल्यूशन के चलते स्टेडियम बंद हो गया. आई यूज टू गो फॉर ट्रेनिंग इन स्टेडियम. तो उसके बाद भी माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी, माई फैमिली मोटिवेटेड मी. तो व्हेन यू आर डिटरमाइंड कि मुझे ये करना ही है, तो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन एज वेल एज फ्रॉम अराउंड यू. तो if your motive is clear, you will be self motivated and never shy away from putting in your hard work. जिस दिन अपना हार्ड वर्क डालने से तुम रुक गए, तो उस दिन द गेम इज ओवर. ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, ऑलवेज बी डिटरमाइंड कि मुझे करना है. कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए तो फिर देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. whatever the problem, there is always a solution. So always stay motivated by visualizing what you want to achieve, and you will definitely get to know how will you achieve. Okay. Thank you.
आशुतोष जी, आपको किस चीज ने मोटिवेटेड रखा? हम्म, इन दोनों लोगों की जर्नी, नीलेश भाई की और अश्विनी भाई की जर्नी, काफी इंस्पायरिंग रही। और जो इस मैराथन एग्जाम प्रोसेस, जो यूपीएससी, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज की जर्नी है, वो इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा अश्विनी और नीलेश दोनों भाई ने बताया, कि हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्यों करना है। ये एजेंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम, अगर हमको कोई, किस रोल में हम अपने आगे के जीवन को देखते हैं। ये चीज अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम पढ़ाई करते हैं, प्रोसेस में होते हैं, कई बार लो फील करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है, कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं क्यों हो रहा है, बस याद ही नहीं होता है, कुछ नहीं याद होता है। तो ये सब नेचुरल फेजेस हैं। जब ये होते हैं तो मैं क्या करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता था। और ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम होता है कि हमारा मेंटल स्टेटस हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता था तो आई वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी फ्रेश और फ्री होता था, फिर मैं नया स्टार्ट कर लेता था। लेकिन जैसे मैं लो फील कर रहा हूँ और अपने आप को और ज्यादा पुश करने लगता था, तो डिटोरिएट हो जाती थी कंडीशन। तो जब भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में लो फील हो तो लेट्स टेक अ ब्रेक। ऐसा ये चीज मत मानिए कि हमेशा आपका मेंटल स्टेटस यही रहने वाला है। तीसरी चीज, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, इवन आपकी लाइफ के लिए। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हो, तो बहुत सारी निगेटिविटी आपके थॉट से अपने आप हट जाती है। तो ये चीज मैं रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करता था कि मैं सप्ताह में अगर 6 दिन भी नहीं जा रहा हूँ, कम से कम 3-4 दिन जिम जाऊं या फिर ग्राउंड में दौड़ने जाऊं। और मेडिटेशन में जरूर करता था कि आधा घंटा बैठ लिया, आधा घंटा या फिर 10 मिनट, 20 मिनट सुबह शाम अपना मेडिटेशन कर लिया। इससे मेंटली स्टेबल हो जाता था। और फिजिकल एक्टिविटी करके, रनिंग करके, एक्सरसाइजेस करके मैं फिजिकली फिट हो जाता था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग ही चीयरफुल मुझे बनाए रखता था पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में। और अगला चीज मुझे लगता था कि डरना नहीं चाहिए, कि नहीं होगा तो क्या होगा। आप हैं तो बाकी की चीजें हैं, आप हैं तो यूपीएससी है, आप हैं तो फोर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने रियलाइज किया कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। एट द कॉस्ट ऑफ यू, नथिंग वर्थ इट। आप सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, आप अपने आप के लिए महत्वपूर्ण आदमी है। तो कभी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट या फिर पढ़ाई ना हो तो कभी भी गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। अपनी मिस्टेक से लर्न करो, क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। मैंने रियलाइज किया कि जिस दिन से आप अपने मिस्टेक से लर्न करने लगे, जिस दिन आपको समझ में आए कि ये व्हाट रियली वेंट रॉन्ग, मुझसे क्यों हुआ और मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों, क्या, किस किस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ, आप यू विल रन लाइक अ स्प्रिंटर। तो अपना इम्पोर्टेंस दीजिए। और देखिए, लाइफ को सेलिब्रेट भी कीजिए, और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कीजिए। आपको कोई नया आइडिया मिल जाए, सेलिब्रेट कर लीजिए। किसी से आपने थोड़ी देर बातचीत कर लिया तो खुश हो जाइए। अब ये नहीं कि हम किसी दिन ये बन जाएंगे तभी हम खुशी मनाएंगे, तो ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो समथिंग भी पता नहीं कब आता है। वो एक गांव में एक कहावत है कि नौ, न इतना तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसा कुछ कहावत होता है गांव में, कि न इतना कुछ होगा ना तुम खुश होगे। तो मैं ये करता था, कुछ भी छोटी चीजें हुई, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट कर लो। अब से तो लाइफ फुलफिलमेंट आती थी। ये मत कभी मत सोचो कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, अभी तो मेरी लाइफ हेल है, कुछ नहीं है। आप, हमारे पास या बहुत लोगों के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। तो हम उसको, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, rather देन ब्लेमिंग। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, अपना इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने को रिलैक्स भी रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, अगर ये क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। और एक बड़ा ही अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था, कि मेहनत करने से कोई नहीं थकता है, मेहनत, काम न पूरा होने की वजह से निराशा आती है, कि काम अधूरा छूट गया, नहीं हो पाया, इस वजह से निराशा आती है। जिस दिन हम मेहनत कर लेते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, उस दिन तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बहुत अच्छा होता है, हम उस दिन थका ही नहीं महसूस करते हैं, लगता है कि कुछ और पढ़ सकते हैं हम। तो ये हमारे दिमाग से, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेहनत करने की वजह से कोई थकता है, मेहनत करने की वजह से कोई नहीं थकता है। जिस दिन काम पूरा होगा आप रियलाइज करेंगे कि आप और काम कर सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। और एक और काफी मशहूर वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ही, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये कहने की बातें नहीं है, ये सही बातें हैं, हार नहीं होती है। थैंक यू महेश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से मुझे अ, दशरथ मांझी जी का एग्जाम्पल याद आता है। खुद को विद द राइट मोटिवेशन आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इन्होंने तो पूरा पहाड़ हटा दिया रास्ते में से। तो कंक्लूजन में बस यही पूछना चाहूंगा शॉर्ट में, अगर आप तीनों नए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ एक वर्ड, एक सेंटेंस या दो दो सेंटेंस में कुछ बोलना चाहे जल्दी से, तो प्लीज बताइए। नीरज जी। जी बिल्कुल, लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा मैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसे कि मांझी जी का भी आपने एग्जांपल दिया, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा आपके साथ रहेगा। बस खुद को पहचानो, और जो खुद को पहचाना है वही आपको अपनी जो जो रास्ता है वो अपने रास्ता दिखाएगा। जैसे कि कहते कि खुद का प्रकाश खुद ही बनो। तो यही है कि खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और जो भी एग्जाम हमारे सामने है, अभी 2021 का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा इसके बारे में जो सोचेंगे वो निश्चित रूप से पीछे हटेंगे। जो नहीं सोचेंगे और सिर्फ मुझे पढ़ना है ये एक दिमाग में रखेंगे, तो 100% दे विल गेट सक्सेस। सो यही है कि खुद को पहचानो और डटे रहो। बस, जय हिंद। आशुतोष जी, आप कुछ ऐड करना चाहो तो। नीलेश भाई ने सही बताया कि डटे रहो, वो आप छोड़ो मत। वो अभी ये है ना कोविड का, कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक से पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती आप डटे रहो। और एक और चीज ऐड करना चाहिए कि कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का भी सोचो। बनना, आप इस प्रोसेस में कुछ बन गए, कई बार क्या होती है कि हम कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, तो हमारा प्राइमरी टारगेट बनना नहीं होना चाहिए, करना होना चाहिए। हमारा रोल अलग अलग हो सकता है। हम हो सकता है यूपीएससी के थ्रू करें, हम स्टेट पीसीएस के थ्रू करें, असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू करें। तो कभी भी हमारा जो अप्रिसिएशन होना चाहिए खुद का, वो कुछ करने का होना चाहिए, बनने का नहीं। बन गया बढ़िया है, बन के करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर नहीं भी बन पाए तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू महेश। वेरी वेल सेड आशुतोष जी। और अश्विनी जी, आप कुछ ऐड करना चाहो तो नए एस्पिरेंट्स के लिए। I have a special message for my fellow aspirants. Like, you should always be very positive about what you are going to do. And like my friend Ashutosh just now mentioned, कि आपको ये प्रोसेस बनने के लिए नहीं, करने के लिए पूरा करना है. The ultimate goal is to serve the country, to save the nation from whatever threat. So nothing can stop you from doing what you want to do. And always believe that you can and you will. Thank you. So now in conclusion, I would like to say that we've discussed the roles of an assistant commandant. We've discussed the roles of CAPFs in the hard factor also, and as the soft power also. We've also looked at what CAPFs exactly are, because काफी लोगों को पता नहीं होता है. Then we also discussed on how, yes, there are urban-rural divide. There is a linguistic barrier, but एक छोटे barriers है. Race लंबी है, we can easily overcome them with some effort. Also, we discussed how it is important to keep yourself motivated. हर एक का तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन motivated रहना जरूरी है. कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा that ये वीडियो ऑफ कोर्स हेल्पफुल रहेगा ही. एंड आई होप दैट ये जो नए एस्पिरेंट्स है वो ये वीडियो से कुछ सीखे. एंड यस, जो तीनों ने सजेशंस दिए हैं, दैट अपने चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो हर एक तक पहुंचाने का ट्राई करें, ताकि वो जो बैरियर्स है वो हट जाए and everyone gets an equal level playing field, and then everyone let the best person win then finally. Okay, thank you. Jai Hind.